नमस्कार एवं शुभ संध्या। IFPH द्वारा आयोजित हिंदी वेबिनार श्रृंखला के 1178वें भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेबिनार की शुरुआत हम लोग एक मौन प्रार्थना से करेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज के हिंदी वेबिनार श्रृंखला के इस महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक वेबिनार के इस सेशन में हमारे बीच उपस्थित हैं होम्योपैथिक जगत की एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, शोधकर्ता एवं शिक्षाविद डॉक्टर नीलांजना बसु। डॉक्टर नीलांजना बसु एक क्लिनिशियन साइंटिस्ट एवं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं तथा वर्तमान में मॉलिक्यूलर होम्योपैथी लेबोरेटरी, अमिटी यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, नोएडा में अत्याधुनिक शोध कार्य का नेतृत्व कर रही हैं। वो होम्योपैथिक वैज्ञानिक आधार एवं आणविक स्तर पर उसके प्रभावों का अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। ये पूर्व में बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा में वाइस प्रिंसिपल एवं प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी के पद पर कार्य कर चुकी हैं, जहां उन्होंने चिकित्सा शिक्षा, शोध एवं क्लिनिकल प्रशिक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। डॉक्टर बसु एक अनुभवी होम्योपैथिक क्लिनिशियन भी हैं और उनका विशेष क्लिनिक क्षेत्र कैंसर उपचार के पश्चात उत्पन्न होने वाली जटिलताओं, पोस्ट ट्रीटमेंट मॉर्बिडिटी ऑफ कैंसर पेशेंट का होम्योपैथिक प्रबंधन है। इस क्षेत्र में इनके अनुभव एवं शोध ने अनेक रोगियों को बेहतर जीवन गुणवत्ता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शोध, शिक्षण एवं क्लिनिकल उत्कृष्टता का अद्भुत समन्वय डॉक्टर नीलांजना बसु को होम्योपैथी के अग्रणी वैज्ञानिकों एवं प्रेरणादायक वक्ताओं की श्रेणी में स्थापित करता है। आज के इस वेबिनार में हमें उनके गहन शोध अनुभव, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं क्लिनिकल विशेषज्ञता को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हमें विश्वास है कि उनका व्याख्यान हम सभी के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक होगा। मैं सभी की ओर से डॉक्टर नीलांजना बसु का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर नीलांजना बसु के आज के व्याख्यान का टॉपिक डिफरेंशियल एंटी कैंसर पोटेंशियल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इन ब्रेस्ट कैंसर है। मैडम, आपका इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। कृपया अपना थैंक यू व्याख्यान शुरू डॉक्टर करेंगे। श्रुति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल सिंपल एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, जिसे होम्योपैथी के ऊपर बहुत 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 आस्था है। और मैं चाहती हूँ बस किसी तरह से होम्योपैथी विज्ञान समाज में इसका क्या बोलते हैं, उसका साइंटिफिक पेडिस्टल बना रहे। बस यही मेरा मिशन है, कह सकते हैं। तो मैं इसीलिए होम्योपैथिक शोध में, मॉलिक्यूलर होम्योपैथिक शोध में लगी हुई हूँ। थैंक यू सो मच। क्या मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ? यस मैम। एक सेकंड। तो आज मेरा टॉपिक आपने टाइटल बता ही दिया है। वो है डिफरेंशियल एंटी कैंसर पोटेंशियल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इन ब्रेस्ट कैंसर। तो मेरा अभी मैं एमिटी यूनिवर्सिटी में हूँ। अब मेरा लगभग 9 साल हो गया एमिटी यूनिवर्सिटी में। मैं वहीं से सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी में पीएचडी की हूँ। और उसके बाद फिर मैं वहीं पे ही एज अ फैकल्टी ज्वाइन कर ली हूँ। फैकल्टी ज्वाइन करके भी अभी मेरा 3 साल पूरा हो गया है। आज 2 तारीख है, कल पूरा एग्जैक्टली आज 3 साल पूरा हुआ मेरे एमिटी में एज अ फैकल्टी। अदरवाइज 9 साल हो गए हैं। तो आप लोगों को पता होगा, जब कोई भी रिसर्च करना होता है तो हमें बहुत सारा केमिकल्स, बहुत सारे, क्योंकि मेरा पूरा काम ही लैब बेस्ड है, सेल बेस्ड है। तो इसीलिए बहुत सारा फंडिंग की जरूरत होता है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एसबीएल प्राइवेट लिमिटेड का, कि वो एक प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी होते हुए भी मेरे रिसर्च में पब्लिक फंडिंग किया है उन्होंने। उन्होंने ऐसा फंडिंग, मतलब जो मेरे शोध है वो अभी आपको देखने को मिलेगा, जो वो पूरा फंडिंग, ये पर्टिकुलर ये वाले एरिया का, ब्रेस्ट कैंसर का, उन्होंने हमें फंडिंग दिया है। वो 3 साल का फंडिंग अभी 2 साल ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। एंड
तीसरा साल बस शुरू होने वाला है। तो ये जो आप और इसके रिजल्ट्स जो आप देखेंगे वो सब उसी फंडिंग, जो प्रोजेक्ट में लिखी थी ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर जो मेरा काम है उसी का है। सो बाकी आज बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिवस दिन है। आज 2 जुलाई है, जब हमारे मेंटोर, हमारे फिलोसोफर, हमारे फादर ऑफ होम्योपैथी जो है, उन्होंने आज के दिन ही इस पृथ्वी से उन्होंने दम तोड़ा था। तो ये बहुत ही एक ऐसा दिन है, हम लोग जैसे हैनीमैन बर्थडे मनाते हैं वैसे हैनीमैन का आज जाने का दिन भी मनाते हैं। बट देन एज ही ऑलरेडी मेंशन्ड कि आई हैव नॉट लिव्ड इन वेन, तो मैं हमेशा ये मानती हूँ ही हैज नॉट लिव्ड इन वेन। बिकॉज उन्होंने जो हमारे लिए जो छोड़ के गए हैं, मतलब वो उस टाइम क्या, कुछ भी अवेलेबल नहीं होता था, कुछ भी साधन नहीं था रिसर्च का, फिर भी वो इतना कुछ करके गए हैं, इतना कुछ करके गए हैं। जो चीज अभी हम, मतलब जो, मैं क्या बताऊं, मेरे रिसर्च लेबोरेटरी में हर चीज हैनीमैन के कहा हुआ, जो भी ऑर्गेनोन में कहा हुआ है, सब कुछ वहां प्रूव होता है। कोई बोल नहीं सकता है कि जो भी उन्होंने बोला है कहीं गलत है। क्यों मैं बोल रही हूँ, पोसोलॉजी से लेके उनके फिलोसफी से लेके थोड़ा थोड़ा मैं आज भी बता पाऊंगी। सो ही इज लाइक, पता नहीं क्या उस टाइम उन्होंने लेके कैसे किए थे। सो उन्हीं का देन है। ये मेरा मॉलिक्यूलर होम्योपैथी लैब है। मेरा दो फंडिंग है, एक मैंने जैसे आपको बताया सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी से, एक और फंडिंग है जो मेरा सर्वाइकल कैंसर पे मैं अभी काम करना शुरू की हूँ अक्टूबर से। सो ये मेरा रिसर्च लैब है। ये लैब फुल्ली मॉड्यूलर है एंड फुल्ली इक्विप्ड विद मॉलिक्यूलर रिसर्च है। जो फंडिंग और बाकी एमएटी मुझे ये पूरा बना के दिया है। सो दिस इज माय टिश्यू कल्चर फैसिलिटी, मतलब जहाँ पे हम सेल कल्चर करते हैं, ये सेल्स यहाँ पे स्टोर होता है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ तो फिर आपको समझ में आएगा कि मेरा किस तरह का काम है, मैं क्या करती हूँ। मेरा पेशेंट रिलेटेड कोई भी काम नहीं है। मैं होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करती हूँ बिल्कुल बिल्कुल बेसिक साइंस लेवल में, फंडामेंटल रिसर्च में, देखने के लिए कि हमारे मेडिसिन कैसे काम करता है। सो दिस इज द फर्स्ट एवर मॉलिक्यूलर होम्योपैथी लैब। ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। जो हमने एमआईटी में अभी 1 साल हो गया मैंने एस्टेब्लिश किया है, और ये जो मैं बताई 2 प्रोजेक्ट चल रहा है, एक एसबीएल फंडेड ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर, एक सर्वाइकल कैंसर के ऊपर। तो अब हमारे टॉपिक पे हम आते हैं। तो हमें पता है कि ब्रेस्ट कैंसर हम लोग जब ट्रीट करते हैं, वी ट्रीट लाइक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट हमारे पास आए और हम सिम्टोमेटोलॉजी लेते हैं, सिम्टम्स लेते हैं और हम प्रेस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं। बिकॉज हम टोटलिटी, पैथोलॉजी, एवरीथिंग वी टेक, हम सब चीज को ध्यान रख के करते हैं। बट ये सब करते हुए ना, एक कहीं कहीं कोई कोई केसेस चुप जाता है। क्यों जाता है, क्यों प्रॉब्लम होता है? बिकॉज इसके हमारे ना मॉलिक्यूलर लेवल में फंडामेंटल डिफरेंस है। ब्रेस्ट कैंसर, हम सोचते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर है, पर ब्रेस्ट कैंसर कई तरह का होता है। उसके मॉलिक्यूलर सब टाइप्स होता है, मतलब कौन सा सेल कौन सा रिसेप्टर है उसके हिसाब से ब्रेस्ट कैंसर का बहुत सारा वैरायटी होता है। तो मैं मोटी मोटी बात करूंगी कि ब्रेस्ट कैंसर मेनली दो तरह का होता है। एक होता है हार्मोन डिपेंडेंट, एक होता है हार्मोन इंडिपेंडेंट। जिसमें अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो शुरुआत में दो ल्यूमिनल ए, ल्यूमिनल बी और HER2 पॉजिटिव जो लिखा है, इनमें क्या है ना, ब्रेस्ट के सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होता है, जिसमें हार्मोन जाके, अगर हार्मोन मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्रेस होता है, मतलब बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से कैंसर होता है। और अगर उस रिसेप्टर को आप बाहर से ब्लॉक कर देते हो, हार्मोन थेरेपी देते हो, तो फिर वो कैंसर बढ़ नहीं पाता है। इसीलिए बहुत 80% केस जो ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं वो हार्मोन पॉजिटिव, विच इज अ गुड, विच इज गुड टाइप। गुड मीन्स इट इज नॉट फैटल। उससे उससे आदमी आदमी अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट करते हैं, उनका
कोई नुकसान नहीं होता उनको, कोई खराबी नहीं होता है। आजकल तो इतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सर्जरी हो गया है कि वो सिर्फ लंप निकालते हैं, इवन कि हार्श मास्टेक्टोमी भी नहीं होता है। और कई कई जगह लंप इतना छोटा होता है, अर्ली डायग्नोसिस के वजह से सिर्फ हार्मोन थेरेपी देते हैं या सिर्फ थोड़ा सा रेडिएशन दे देता है, एंड देन लंप भी रिमूव करने की जरूरत नहीं होता, ऐसे भी केसेस होते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको भी एज अ होम्योपैथ, हम सबको भी डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कौन से तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये हार्मोन पॉजिटिव वाले में हार्मोन थेरेपी दो, इट इज वेरी इफेक्टिव। पर हार्मोन थेरेपी के भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ रेजिस्टेंस होता है, वो मैं सेकंड स्लाइड में बताऊंगी कि हम कहाँ आते हैं। मैं यहाँ जनरल बात कर रही हूँ फिलहाल। और जो थर्ड लास्ट वाला आप देख रहे हैं, ये ट्रिकल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, इनके कोई रिसेप्टर्स नहीं होते। जहां कोई रिसेप्टर्स नहीं होता है तो रिसेप्टर ब्लॉक करने का कोई मामला नहीं होता है। तो ये वाला जो कैंसर होता है ब्रेस्ट का, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। मतलब आप हार्मोन थेरेपी दे नहीं सकते, आपको सर्जरी करना है और सिस्टमिक हार्श केमोथेरेपी देना पड़ेगा, सो दैट एज अ होल सारे ब्रेस्ट के जो कैंसर के जो सेल्स है, वो मेटास्टेसिस बहुत ज्यादा हो जाता है ये ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर पे। तो उन इस केस में बहुत ज्यादा खराब, मतलब हार्श केमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, सारा कुछ हो जाता है, सर्जरी तो होता ही होता है। और फिर भी रिलैप्सेस होता है, और पेशेंट दवाई की वजह से भी बहुत सारा साइड इफेक्ट डेवलप करता है और टॉक्सिसिटी डेवलप करता है, स्पेशली कार्डियोटॉक्सिसिटी होता है। ये जो डॉक्सोरोबिसिन यूज होता है ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में, इसमें बहुत नुकसान होती है। तो अब ये हमारा ओवरव्यू गया कि कैसे होता है। फिर अब है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। सो होम्योपैथी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री और एड ऑन के साथ, एड ऑन विथ क्या बोलते हैं, अलोंग साइड कन्वेंशनल मेडिसिन जो है उनके साथ हम स्टैंड कर सकते हैं। अगर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर के पास कोई ब्रेस्ट कैंसर के केस है, तो मैं हमेशा हर लेक्चर में बोलती हूँ, हर जगह बोलती हूँ कि प्लीज पहले डायग्नोस करके देखिए ये किस तरह का कैंसर है ब्रेस्ट के। अगर तो बहुत बहुत मतलब ज्यादातर जो है हार्मोन पॉजिटिव होता है, तो पेशेंट को पहले आप भेज दो, रेफर कर दो उसको। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट मतलब वो लंपेक्टोमी होता है या जो भी उनका ट्रीटमेंट, उनको साथ में होने दीजिए। जैसे कुछ कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो साथ में होम्योपैथी चलाने देते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो मना कर देते हैं, कहते हैं हमारा ट्रीटमेंट हो जाए उसके बाद जो करना करो। उसमें हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो दोबारा से ना हो, दोबारा से मेटास्टेसिस ना हो, ये हम कर सकते हैं। या केमोथेरेपी चला या रेडियोथेरेपी चला या सर्जरी हुआ, उसके जो इफेक्ट्स होते हैं जिसको बोलते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट मॉर्बिडिटी। मैं स्पेशली प्रैक्टिस करती हूँ पोस्ट ट्रीटमेंट मॉर्बिडिटी केस, जहाँ पे पेशेंट ट्रीटमेंट होके आते हैं, कैंसर से रिलीफ हो जाता है या नहीं भी होता है, बट क्योंकि उनके कैंसर ट्रीटमेंट से जो कॉम्प्लिकेशंस तैयार होता है, वो फिर वो हैंडल नहीं हो पाता है, तो वो फिर मैं ट्रीट करती हूँ। मतलब मेरे क्लिनिक में सबसे ज्यादा केसेस मेरा पोस्ट ट्रीटमेंट मॉर्बिडिटी का होता है। तो वो सबसे बेस्ट टाइम है, आप उनको किसी तरह से हेल्प कर सकते हो, ताकि जिसको हम बोलते हैं केमो सेंसिटिव, मतलब एक पेशेंट केमोथेरेपी लेते लेते उसका केमोथेरेपी काम नहीं कर रहा, जिसको हम बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंस। Homeopathic medicine can sensitize the cancer cell to take the drug। माने होम्योपैथिक मेडिसिन से आप कैंसर सेल को एलोपैथिक मेडिसिन को लेने के लिए और एलोपैथिक मेडिसिन के लिए लेने के लिए तैयार करते हो, और वो मेडिसिन फिर जाके मेडिसिन कैंसर सेल को मार देता है। ठीक है, तो इसको केमो सेंसिटाइजेशन बोलते हैं। वैसे ही रेडियो सेंसिटाइजेशन, केमोथेरेपी रेडियोथेरेपी लेते लेते वो रेजिस्टेंस हो जाता है। तो वो भी हमारे मेडिसिन, अभी जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है वहां पे मैं सेलुलर लेवल में दिखा रही हूँ, जो सर्वाइकल कैंसर वाले में, कि कैसे हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन केमो और रेडियो सेंसिटिविटी तैयार कर रहा है फॉर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। तो बेसिकली क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एलोपैथिक जो कॉम्प्लीमेंट्री मॉडर्न मेडिसिन है, उसको कॉम्प्लीमेंट। बिकॉज इफ वी गो हैंड एंड ऑन, इसीलिए एड ऑन अप्रोच बोल रहे हैं, अगर इसके साथ हम ऐड करें तो पेशेंट बेनिफिट होता है।
तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एडवर्स इफेक्ट को हम काउंटर करते हैं, ड्रग रेजिस्टेंस को हम हेल्प करते हैं कि मेडिसिन वो सेंसिटिविटी बढ़ा दे, रेडिएशन बढ़ा दे। मेटास्टेसिस हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मेटास्टेसिस जैसे मैंने अभी आपको बताया सेकेंडरी प्रिवेंशन, वो चीज हम कर सकते हैं। रिलैप्स रोक सकते हैं कि उसी जगह पे दोबारा से अगर सर्जरी हो गया है, कैंसर ट्रीट हो गया है और दोबारा से वहां रिलैप्स हुआ, मतलब अगेन सेकेंडरी प्रिवेंशन। एंड ऑब्वियसली इम्प्रूव, जब पैलिएटिव केस होता है तो हमको पैलिएशन करके हम उसको इफेक्ट कर सकते हैं, मतलब बचा सकते हैं, पेशेंट को तकलीफ से बचा सकते हैं, पेनलेस प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज करा सकते हैं। मतलब प्रोग्रेशन तो हो ही रहा है, हम उसका पेनलेस फॉर्म कर सकते हैं। तो इसीलिए जब पेशेंट आता है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर की इम्पोर्टेंस है कि कौन सा तरह का ब्रेस्ट कैंसर है। अगर हार्मोन पॉजिटिव है, अब उसका ट्रीटमेंट हो जाने दीजिए, साथ में आप उनको होम्योपैथी दीजिए या उसके बाद दीजिए। और अगर ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, तब तो पेशेंट का बहुत ही बुरा हाल होता है। वो सर्जरी भी कराएगा, उसके बाद सब कुछ होगा, फिर भी उसको रिलैप्स होगा ही होगा। तो यहाँ पे अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री होम्योपैथिक मेडिसिन चला सकते हैं, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तो मेरे दो तीन ऐसे केसेस है, दो आई एम नॉट गोइंग टू, मतलब मैं यहाँ पे केस नहीं डिस्कस करूंगी, मैं यहाँ सीधा आऊंगी कि ये चार मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम लोग कॉमनली जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर पे यूज होता है, वो लेबोरेटरी टेस्ट में कैसे खरा उतरता है या नहीं उतरता है वो हम देखेंगे। ठीक है। तो अभी हम मेथोडोलॉजी में आते हैं। मेथोडोलॉजी मतलब हम कौन से सेल लाइन यूज करते हैं। सेल लाइन मीन्स ये सेल्स हम ग्रो करते हैं पेट्री डिश में, और ग्रो करके फिर हम उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन डालते हैं, और डाल के देखते हैं कि वो मेडिसिन उस सेल लाइन के अंदर क्या कर रहा है, कैसे वो मर जा रहा है सेल्स उससे, या वो सेल को ग्रोथ ग्रो करने नहीं दे रहा है, या वो सेल को माइग्रेट, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने नहीं दे रहा है। ठीक है, वो हम एक एक करके अभी आ रहे हैं। तो बेसिकली हम दो तरह का सेल्स यूज किए हैं, हम एक्सपेरिमेंट किए हैं। एक है ये MCF7। MCF7 मीन्स हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर, जो मैं अभी आपको बता रही थी। तो हार्मोन पॉजिटिव इज MCF7, ये नाम, ये सेल लाइन के नाम के कोडिंग होता है। तो ये MCF7 उसका नाम है। MDMB 231 है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, मतलब जो जिनके कोई रिसेप्टर्स नहीं होते ऐसे वाले ब्रेस्ट कैंसर, ट्रिपल नेगेटिव वाले, ये MDMB 231 है। उसके बाद जो हम दवाई यूज किए हैं, एक तो एपिसमेल, आप लोग बहुत कॉमनली जानते हैं, यूज होता है एपिसमेल, ब्राइनिया, स्क्रॉफ नोडोसा एंड फाइटोलॉग का डेकन का। ये चार मेडिसिन हमने हमने काम तो बहुत 13-14 मेडिसिन पे किया है। पर नाउ मैं अभी आज अभी जो आपको रिजल्ट्स दिखा रही हूँ, वो सिर्फ इन चार मेडिसिन का दिखा रही हूँ। तो इन विट्रो स्टडी मींस हम जब सेल लाइन पे, सेल कल्चर पे काम करते हैं, हम लोग पेशेंट पे कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। मैंने अपना फोटो, इसीलिए लैब का फोटो पहले दिखाया, वो आपको जो मैंने सेल कल्चर फैसिलिटी दिखाया था, वो बहुत मैं दोबारा उसमें जाती हूँ। ये बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। यहाँ पे बाहर का हवा भी नहीं जाता, यहाँ पे एयर फ्लो होता है, विच मतलब जो इसको इन्फेक्शन से, डिसइंफेक्टेंट क्या बोलते हैं, स्टेराइल कंडीशन में रखते हैं। ये कांच है एक्चुअली, ये मेरी स्कॉलर बैठी हुई है यहाँ पे, वो सेल कल्चर में काम की, यहाँ तक पूरा कांच है, उसका सिर्फ हाथ अंदर है। ठीक है। तो ये मेरा माइक्रोस्कोप है, जहाँ पे हम लोग सेल कैसे ग्रो किया है वो हम देख सकते हैं। ये मेरा बहुत सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप है, जो अभी CCRH फंडिंग से मेरे को ये मिला है। ये इसमें ना, ये जो जगह है, यहाँ पे उस स्क्रीन में पूरा सेल्स इनलार्ज होके दिखता है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे दिखता है। और ये है इंक्यूबेटर, CO2 इंक्यूबेटर, जहाँ पे ये सेल कल्चर करके, हम सेल कल्चर नहीं, सेल को ग्रो करके इस इंक्यूबेटर के अंदर हम रखते हैं। उसका भी कंट्रोल टेम्परेचर, कंट्रोल स्टेरिलिटी, कंट्रोल CO2, कंट्रोल्ड मॉइस्चर, सब कुछ होता है, जिससे वो सेल ग्रो करता है। ओके। तो ये इन विट्रो स्टडीज ऐसे होता है। उसके बाद जो असेसमेंट ऑफ सेल, मतलब हमने तीन चीज देखा है। जब एंटी कैंसर इफेक्ट बोलते हैं, तो एंटी कैंसर ऑलवेज डजंट मीन कि कैंसर सेल को मार देना। एंटी कैंसर मतलब बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कैंसर सेल को मार देना, मतलब सेल वायबिलिटी
को कम कर देना सेल का। वायबल मीन्स जो जिंदा है उसका, उसको कम कर देना मतलब मर जाना, सेल को मार देना। सेकंड है, हम जानते हैं कि कैंसर सेल बहुत बड़ा ट्यूमर बना सकता है, तो एक सेल कॉलोनी बनाते हैं। तो उसको, अगर हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन एक सेल को कॉलोनी बनाने नहीं दे रहा है, या छोटा कॉलोनी बनाने दे रहा है, बना रहा है, मतलब इनहिबिट कर रहा है सेल प्रोलिफरेशन, सो दैट इज ऑल्सो एंटी कैंसर। फिर थर्ड क्या होता है, माइग्रेशन, मतलब एक सेल दूसरे जगह माइग्रेट करके चला जाता है। हमारे कैंसर सेल्स जो है एपिथेलॉइड से वो हो जाता है मेसेनकाइमल, पतले पतले हो जाते हैं और ब्लड वेसल से लीक करके दूसरे जगह चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। यही मेटास्टेसिस को अगर इनहिबिट करना है तो सेल कल्चर मॉडल में हम लोग सेल माइग्रेशन बोलते हैं। तो सेल को माइग्रेट होने से भी अगर रोकना, अगर हम, हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन रोक सकता है, देन इट इज ऑल्सो एंटी कैंसर। ठीक है। तो मैं यहाँ, हम और भी चीज होते हैं, हम बहुत सारे स्टडीज करते हैं, हम आरएनए लेवल पे काम करते हैं, हम प्रोटीन लेवल पे काम करते हैं, बट इतना सब एक बार में, आई थिंक स्टेप बाय स्टेप सानी सर हमें मौका देंगे तो नेक्स्ट स्टेप में फिर वी कैन गो फॉर दैट। तो ये बिल्कुल मैं प्रिलिमिनरी फंक्शनल एसेस के बारे में बात कर रही हूँ। अब हम, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एपिसमेल हमने यूज किया। क्लिनिकली हम जानते हैं कि एपिसमेल जो है कैसा होता है, मैं जस्ट एक डेपिक्ट करने के लिए, एक ब्रश अप नॉलेज करने के लिए दी हूँ। बट देन ये सिम्टोमेटोलॉजी मेरे सेल कल्चर में कोई, उसका कोई रोल नहीं है। हमारा रोल ये है कि हम जानते हैं कि एपिसमेल ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट यूज होता है, जहां पे ऐसे ऐसे इडिमेटस होता है, लोअर आईलिड स्वेलिंग होता है, बर्निंग पेन हो सकता है, टच से एग्रेवेशन हो सकता है, स्कैंटी यूरिन, उसका मेनली एसाइटिस हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है। ठीक है। बट देन ये सिम्टम होता है थर्स्टलेसनेस, बट ये सिम्टोमेटोलॉजी मेरे सेल के ऊपर कोई काम नहीं। तो अगर कोई मुझे पूछेगा कि क्या हम एपिसमेल कैंसर में यूज कर सकते हैं, तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकती, और नहीं, नहीं भी बोलूंगी, हाँ भी नहीं बोलूंगी। उसका रीजन क्या है? बिकॉज मेरा काम ये नहीं है कि होम्योपैथिक मेडिसिन एपिसमेल कैंसर सेल्स, कैंसर को ठीक कर सकता है कि, दैट इज नॉट माई वर्क। मेरा काम है कि होम्योपैथिक मेडिसिन एपिसमेल कैंसर सेल के अंदर जाके क्या कर, उसको मार रहा है, उसको ग्रो नहीं करने दे रहा है, या फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं दे रहा है, और अगर जाने नहीं दे रहा है या ग्रो नहीं करने दे रहा है या मार रहा है तो कैसे, वो मेरा काम है, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। जितने कन्वेंशनल मेडिसिन है, इनके सारे प्री क्लिनिकल स्टडीज होते हैं। प्री क्लिनिकल मतलब ये इन विट्रो इन विवो सारा, अब ये स्टडीज होने के बाद क्लिनिक्स में आते हैं। पर हमारा क्योंकि कोई प्री क्लिनिकल स्टडी हुआ नहीं, हैनीमैन ड्रग प्रूविंग से शुरू किए थे, हमारा क्लिनिकल लेवल पे ये सारा काम है, ड्रग प्रूविंग है। हम आरसीटीज कर सकते हैं, मेटा एनालिसिस कर सकते हैं, बट प्री क्लिनिकल, तो प्री क्लिनिकल काम का बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी, मतलब कमी था। इसीलिए जो मेरा काम है, इट इज ओनली प्री क्लिनिकल, टू शो मतलब कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन काम करता है। तो ये मेरा काम है। तो इस सिम्टोमेटोलॉजी में फिर भी दिखा रही हूँ आपके ब्रश आउट के लिए। और फिर ब्राइनिया क्यों लिया था? अगेन ब्राइनिया भी बहुत इंपॉर्टेंट एंटी कैंसर मेडिसिन होता है, जहाँ पे इंड्यूरेशंस होते हैं, हार्ट स्वेलिंग होता है ब्रेस्ट लंप में, और उसके मोडालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये जो कि मोडालिटीज, ये सब हमारे जो सिम्टम्स है, सिम्टोमेटोलॉजी हमारे ह्यूमन बीइंग्स, मतलब हमारे परसेप्शन के लिए है। बस सेल लाइन पे वहां पे कोई ट्यूमर नहीं तैयार होगा, वहां पे कोई सेंसेशन और ये सब सिम्टोमेटोलॉजी नहीं होगा। सेल लाइन इज जस्ट सेल्स ग्रोइंग इन पेट्री। ओके। सो ब्राइनिया के जैसे चेस्ट पेन, कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स में आपके डाइजेस्टिव इशू, ड्राइनेस, इरिटेबिलिटी, इंटेंस थर्स्ट, जैसे एपिस में बिल्कुल थर्स्टलेसनेस था, यहाँ पे बहुत ज्यादा थर्स्ट होगा। एब्सोल्यूट रेस्ट, और जिसको एलन ने लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट रेस्ट में उसको आराम है, एंड एनी मोशन, स्लाइटेस्ट मोशन है एग्रवेशन। एंड चेस्ट में भी आप देख ही पा रहे हैं, पकड़ के का प्रेशर डाल के उसको बेटर होता है। सो वट एवर, सो दीज आर सिम्टोमेटोलॉजी।
सिमिलरली स्क्रोफ नोडोसा में भी ब्रेस्ट ट्यूमर्स बहुत हार्ड इंड्यूरेशन होता है, ग्लैंड्यूलर स्वेलिंग। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोग जानते हैं मेट्रियामेटिका मेरे से ज्यादा, क्योंकि मैं उस एरिया में अभी फिर बात नहीं करना चाहती, बट देन मैंने जो आइडेंटिफाई किया है उसमें मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं कि ग्लैंड्यूलर स्वेलिंग मतलब हॉजकिंस लिम्फोमा रिलेटेड, अगर एक पेशेंट को ये दोनों चीज हो रहा है, होता है, मेरे पास परसों एक पेशेंट आते हैं, उसको हॉजकिंस लिम्फोमा, उसको प्रोस्टेट कैंसर और उसको पेपिलरी थायराइड कैंसर था, बट देन दे आर नॉट रिलेटेड, तीन कैंसर एक साथ एक ही पेशेंट के अंदर था, एंड दे आर ऑल प्राइमरी कैंसर, कोई भी मेटास्टेसिस, ये सारे रूल्ड आउट है, मतलब डायग्नोज्ड है मेदांता से। तो इस तरह के अगर केसेस आ रहे हैं कि ब्रेस्ट ट्यूमर है और साथ में हॉजकिंस लिम्फोमा है, देन स्क्रोफ नोडोसा इज अ वेरी वेरी गुड मेडिसिन, ये इंडिकेशन इसका है। एंड ऑल्सो एपिथेलियोमा, स्क्रोफ नोडोसा में एपिथेलियोमा इज वेरी इंपॉर्टेंट, एपिथेलियोमा अगर नहीं सुनते तो स्क्रोफ नोडोसा इज वन ऑफ द स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर दैट। एंड उसके पाइल्स और स्किन सिम्टम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन उसको फाइटोलॉक्का से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। सो नेक्स्ट मेडिसिन हमारा फाइटोलॉक्का है। सो फाइटोलॉक्का में भी स्टोनी हार्डनेस, ऑल दोज देयर, नोडोसिटीज, एवरीथिंग इज देयर, बट यहाँ पे इसका पर्पलिश जो कलर है और इसका जो डिस्चार्ज है, क्या बोलते हैं, फाउल स्मेलिंग निपल से जो डिस्चार्ज होता है, विच गिव्स इट कीनोट। इवन उसका जो डिस्चार्ज के साथ, निपल के साथ जो पेन है, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी रेडिएट होता है। दिस इज वेरी अगेन यूनिक फॉर फाइटोलॉग। अब हम अपने काम पे आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ्स वगैरह दिखेगा, पर मैं बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अब ये एपिसमेल का आप रिजल्ट्स देख रहे हैं। सेल वायबिलिटी मींस, मैंने अभी आपको बताया, हम सेल ग्रो किया, सेल ग्रो करने के बाद उसमें हमने सेल मेडिसिन दिया, वो कैसे देते नहीं देते दैट इज अ ह्यूज थिंग। कभी आप लोग एमएटी में आओगे, मैं दिखा सकती हूँ, हम वर्कशॉप करेंगे तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली वो पेट्री डिश में हम मेडिसिन डालते हैं, और फिर हम कुछ दिन, किसी ने 24 घंटे रखा, मतलब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे करके डिपेंडिंग किसको कितना मतलब स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। तो मेरे लैब में मैं 96 आवर्स, दैट मीन्स 4 दिन रखती हूँ। तो वो मेडिसिन 4 दिन रखने के बाद उसका एनालिसिस होते हैं, निकाल के फिर उसका टेस्ट करते हैं। तो एक टेस्ट होता है फ्लो साइटोमीटर में, हम इसको, ये जो सेल्स बने हैं, ये सेल्स को हम स्टेन करते हैं, ऐसा एक स्टेन है, इसको बोलते हैं पीआई, प्रोपीडियम आयोड। प्रोपीडियम आयोड क्या करता है, वो सेल मेम्ब्रेन, जब जो सेल मर जाते हैं उसके सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट हो जाता है, मतलब जो जिंदा सेल है उसके सेल मेम्ब्रेन में आप घुस नहीं सकते, कुछ भी नहीं डाल सकते। और अगर सेल मर गया तो उसका सेल मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो जाता है। तो इसीलिए प्रोपीडियम आयोड आयोड एक ऐसा केमिकल है, ऐसा डाई है जो अंदर चला जाता है और वो ब्लू कर देता है, इट इज ब्लू इन कलर। अब जब हम फ्लो साइटोमेट्री से ये सेल्स जो जिसमें हमने स्टेन किया है डालते हैं, तो हमें कुछ रिजल्ट्स देता है। तो जैसे अगर आप देख सकते हो, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्रे है, ये लाइव सेल का, वो जो फ्लो साइटोमीटर होता है वो एक एक सेल को चुनता है। अच्छा, और वो लाइव है तो इधर कर देता है, डेड है तो इधर कर देता है, और वो फिर कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफ बनता है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफ है। तो ये जो सेल्स है, ये लाइव सेल्स है, और ये मेरा कंट्रोल है। कंट्रोल मीन्स जहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, सिंपल उसको सेल मीडिया, मीडिया मतलब सेल का खाना, वो सिर्फ उनको खाना दिया, और मरा कितना छोटा, थोड़ा सा 4% डेथ है, जो 4 दिन में वैसे भी सेल डेथ थोड़ा बहुत होता है। सॉल्वेंट कंट्रोल मतलब हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन, जैसे आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है कि अल्कोहल से, हमारे मेडिसिन के अल्कोहल से लोग मर जा रहे हैं, और पॉइजनिंग हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत सारे बहुत कुछ आ रहा है सोशल मीडिया पे। पर देन हमें हंसी आती है, बिकॉज देखिए, सॉल्वेंट कंट्रोल जो मैं अभी बता रही हूँ, सॉल्वेंट कंट्रोल मीन्स जो 90% अल्कोहल हमारे मेडिसिन का बेस है, कंट्रोल सॉल्वेंट है, वही 90% अल्कोहल हमने सेल में डाला, ये देखिए, फिर भी वो सेल्स मरे नहीं। वो अगर सेल मरता है, दैट इज, ये देखिए, एपिस मदर टिंचर, एमटी मदर टिंचर, ये जो काला देख रहे हैं यहाँ पे 4.9, यहाँ 4.4, और यहाँ 13.7, मतलब एपिस मदर टिंचर से मर रहा है।
नॉट बिकॉज ऑफ एपिस मदर टिंचर का जो बेस है अल्कोहल उसके वजह से। तो इससे हमें समझ में आता है देर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज। यही चीज ग्राफ में दिख रहा है, आप देखिए, ये कंट्रोल है, ये सॉल्वेंट कंट्रोल है, मतलब ये 90% अल्कोहल है, और ये कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मीडिया नहीं, कुछ भी नहीं है। अब इन दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है ये दोनों ग्राफ में। बट ये देखिए मदर टिंचर में सेल डेथ हो रहा है। तो ये 13%, 13.7, और यहाँ पे मदर टिंचर ये 3x है। उसके बाद नीचे देखिए 6C है, 30 है, 200C। तो यही ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन है, दे आर हैविंग सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ वायबिलिटी, सेल वायबिलिटी माने सेल मर रहे हैं डिपेंडिंग, कंपेयर अगर हम करें कंट्रोल और सॉल्वेंट कंट्रोल से। तो ये सारे एपिस का है। सो इस ग्राफ से, इस रिजल्ट से हमें ये समझ में आता है। और ये मैं MCF7 दैट इज हार्मोन डिपेंडेंट ब्रेस्ट कैंसर जो है उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन एपिसमेल ये पोटेंसी में सेल डेथ करा सकता है। सो दिस इज द इन्फरेंस इस ग्राफ का। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया सेल, एक सेल कॉलोनी बना लेता है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी ये कंट्रोल है, ये सॉल्वेंट कंट्रोल है। और डॉक्सोरोबिसिन इज द कन्वेंशनल जो कैंसर थेरेपी, कैंसर ड्रग होता है, केमोथेरेपी का ड्रग होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, वो डॉक्सोरोबिसिन होता है। वो बहुत ज्यादा साइटोटॉक्सिक होता है, जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो कार्डियोटॉक्सिक होता है। उसका बहुत ज्यादा रॉस जनरेशन होता है जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी है। खैर, इसको हमने पॉजिटिव कंट्रोल रखा कंपेयर करने के लिए कि हमारे मेडिसिन, उस मेडिसिन और कंट्रोल और सॉल्वेंट कंट्रोल मतलब 90% अल्कोहल के साथ ये क्या क्या हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है। और ये क्लोनोजेनिक ऐसे मतलब एक सेल हम गिन के ना 100 सेल डाले थे पेट्री डिश में, सिर्फ 100 सेल गिन के डाले थे। और वो 100 सेल देखिए आप कितने बड़े बड़े कॉलोनीज बना लिया। ये कंट्रोल में, सॉल्वेंट कंट्रोल में देखिए ज्यादा कॉलोनी बना है, मदर टिंचर एपिस में कम कम कॉलोनीज और छोटे छोटे कॉलोनीज है। 3x में भी है बट थोड़ा सा है भी और नहीं भी, मतलब हम एक्सपेरिमेंट 3 बार करते हैं। तो ये आपको रिप्रेजेंटेटिव इमेज मतलब एक बार का इमेज दिखा रहे हैं, क्योंकि इतना सारा रिजल्ट मतलब एक ग्राफ में आएगा नहीं। पर ये जो रिजल्ट है ये 3 बार एक्सपेरिमेंट करने का रिजल्ट होता है। अब यहाँ पे भी देखे तो ये सारा ग्राफ में इंटरप्रिटेशन है। डॉक्सोरोबिसिन का ना पूरा डिश खाली हो जाता है, 100 सेल जो होता है, जैसे डॉक्सोरोबिसिन दो सारे मर जाते हैं। तो इसलिए आपको कुछ नहीं दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है इस बार में, इस ग्राफ में, इस प्लॉट में। और ये हमारे एपिस मदर टिंचर है, मतलब वो एंटी प्रोलिफरेटिव इफेक्ट एपिस मदर टिंचर में जैसे साइटोटॉक्सिक इफेक्ट है, मतलब सेल को मार भी सकता है और सेल को एक सेल से ज्यादा ग्रो भी नहीं करने दे रहा है उतना। 50% ये देखिए इतना परसेंट ग्रो नहीं करने दे रहा अगर कंपेयर करें कंट्रोल से। और ये सारे में कर रहा है थोड़ा ज्यादा बड़ा, क्योंकि SD ज्यादा है तो इसलिए आपको यहाँ पे स्टार्स नहीं दिख रहा है, बट करता है। तो इसको बोलते हैं क्लोनोजेनिक एसिड, मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग एसिड। तो इससे हम देख सकते हैं कि कितना एक सेल बढ़ के होता है। फिर तीसरा भी जैसे मैंने अभी आपको बताया माइग्रेशन, मेटास्टेसिस मतलब सेल एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, तो सेल ऑलवेज मूव, तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन। तो हम क्या करते हैं, ये पेट्री डिश है, जो ये माइक्रोस्कोप मैंने आपको दिखाई, ये माइक्रोस्कोप का फोटो है, वो भी माइक्रो, ये भी माइक्रोस्कोप का फोटो है। ये जो सेल है, ये 0R का फोटो है। 0R मतलब हमने जिस टाइम एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे, पहले हमने सीड किया मतलब सेल को ग्रो किया, और उसके बाद ये जो लाइन बीच में खाली दिख रहा है ना, हमने इसके ऊपर एक स्क्रैच कर दिया था। जैसे ही स्क्रैच टिप से माइक्रोपिपेट टिप होता है या तो ये बीच का सेल गायब हो गया। फिर इसको वॉश करा, मतलब PBS बफर से वॉश होता है, और फिर उसमें हमने अपने होम्योपैथिक मेडिसिन, जैसे इसमें कंट्रोल है तो मीडिया डाला, सॉल्वेंट कंट्रोल मतलब 90% अल्कोहल डाला, इसमें डॉक्सिरोबिसिन डाला, इसमें एपिसेम्टी मदर टिंचर डाला 3x, ये सारे मेडिसिन हमने 0R में डाल दिया। उसके बाद फिर हमने वही इंक्यूबेटर जो मैंने दिखाया था उस पर रख दिया। फिर 3 दिन बाद, 72 आवर्स के बाद हमने जब निकाला, तो हम ये सेम जगह ये देख सकते हैं, ये लाल तक ये बढ़ गया है, मतलब ये माइग्रेट हुआ है।
कंट्रोल इतना माइग्रेट हुआ, सॉल्वेंट कंट्रोल देखिए, अल्कोहल के बाद भी ये माइग्रेशन प्रॉपर्टी में कोई नुकसान मतलब प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्सोरोबिसिन ग्रो करता नहीं, वो वैसे ही मर जाता है, ये बहुत साइटोटॉक्सिक, ये नहीं ग्रो किया, ठीक है। येलो लाइन जो है इनिशियल जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड लाइन जो है क्लोज होने के बाद। तो ये एपिस मदर टिंचर भी रोक सकता है, ये भी एपिस उतना नहीं रोक पाया मदर टिंचर जितना एपिस 3x ने रोका। एपिस 6 इतना नहीं रोक पाया जितना एपिस 30 और 200 ने रोका। तो यही चीज को माइग्रेशन ऐसे बोलते हैं, और यही चीज आपको ये ग्राफ में दिख रहा है। ये देखिए, ये कंट्रोल है, इन्होंने इसको हम क्योंकि इसके साथ कंपेयर किया तो दिस इज अ रिलेटिव रिजल्ट। तो कंपेयर के कंट्रोल के साथ कंपेयर करके हमने देखा। तो ये देखिए सॉल्वेंट कंट्रोल कंट्रोल से भी ज्यादा, मतलब 90% अल्कोहल कोई सेल डेथ, सेल के सेहत पे कोई असर नहीं करता, ठीक है। ये डॉक्सोरोबिसिन, ये जो मैंने दिखाया, ये एपिस मदर टिंचर और 6C, ये नहीं करा कुछ, मतलब इनहिबिट नहीं कर पाया, ये सेल को ग्रो करने से बंद नहीं कर पाया। बाकी ये तीन आप देख पा रहे, ये इनहिबिट करा। ये सेम तरीके का ऐसे अभी मैं आपको नेक्स्ट 3 मेडिसिन में बताऊंगी। अब हम आते हैं ब्राइनिया में। तो एपिस में आपने देखा ये ब्राइनिया, सो ब्राइनिया का साइटोटॉक्सिसिटी देखिए कितना ज्यादा है कंपेयर टू कंट्रोल एंड सॉल्वेंट कंट्रोल। वहां पे हमने 11 देखा था, ये देखिए 21.7। तो ये यहां से ही पता चल रहा है लगभग 20%, 20 to 25% सेल डेथ ये कर रहा है। ये देखिए सारे ये जो ब्लैक है मतलब ये डेड सेल्स है, ग्राफ में राइट साइड मतलब मेरे राइट साइड जो है ये वाला डेड सेल है, और ये जो है आपके ग्रे वाले लाइफ सेल्स हैं। तो ये परसेंटेज दे देता है, यही परसेंटेज हम ग्राफ में डाल के ये हमारा रिजल्ट बना, ठीक है। तो ब्राइनिया हैज दिस कैपेबिलिटी टू टू किल द कैंसर सेल्स, और ये भी हम हार्मोन डिपेंडेंट ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर, ये देखिए MCF7 का बात कर। फिर हम आते हैं क्लोनोजेनिक एसिड। क्लोनोजेनिक एसिड में अगर आप देखेंगे, ब्राइनिया साइटोटॉक्सिक तो है, मतलब कैंसर सेल को मार तो सकता है, पर देखिए ब्राइनिया एक सेल को ट्यूमर बनने से रोक नहीं पा रहा है। सो दिस इज द ब्यूटी। अब हम क्या जानते हैं कि सबसे ज्यादा का ब्राइनिया हम लोग ब्रेस्ट कैंसर में यूज करते हैं, बट जब तक आप उसका मॉलिक्यूलर लेवल पे थोड़ा बहुत समझ नहीं डेवलप कर, बहुत हाई फाई आपको नहीं काम करना है, वो थोड़ा सा समझ डेवलप करना है कि वो क्या चीज में काम करेगा और क्या नहीं। अब जैसे मैं अभी आपको ये दिखा रही हूँ, अब देखिए क्लोनोजेनिसिटी मतलब कॉलोनी फॉर्म करने का जो कैपेबिलिटी, बंद करने का जो कैपेबिलिटी ब्राइनिया में नहीं है, पर ब्राइनिया साइटोटॉक्सिक है, वो मार सकता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन में आप देखिए कितना अच्छा रिजल्ट है ब्राइनिया का, ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू डॉक्सिलोपिसिन। ये आप गैप देख रहे हैं, ब्राइनिया मदर टिंचर, ये गैप को क्लोज होने नहीं दिया, मतलब सेल को माइग्रेट होने नहीं दिया। इधर भी देखिए 3x होने नहीं दिया। लोगों को लगता है ना हाई डाइल्यूशन है क्या करेगा, वो तो पानी है। तो पानी वही करता है जो मदर टिंचर कर रहा है यहाँ पे। ये देखिए 6C, यहाँ पे 30C, ये ब्राइनिया 30C है, ये ब्राइनिया 200C। सो इस स्लाइड से हमें ये समझ में आ रहा है, ये 3 स्लाइड से ब्राइनिया जो है साइटोटॉक्सिक है, मतलब साइटोटॉक्सिक में सेल के लिए टॉक्सिक है, पर सेल को ग्रो, एंटी प्रोलिफरेशन नहीं करता है, मतलब प्रोलिफरेशन नहीं रोक पाता है, बट वो इनिबिट कर सकता है माइग्रेशन, सेल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने के लिए वो रोक सकता है माइग्रेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, फाइटोलॉक्का। फाइटोलॉक्का में भी साइटोटॉक्सिसिटी है, एंड दिस इज अगेन ब्रेस्ट कैंसर जो हार्मोन डिपेंडेंट है उसका है। तो ये फाइटोलॉक्का हार्मोन डिपेंडेंट ब्रेस्ट कैंसर पे भी साइटोटॉक्सिसिटी जैसे ब्राइनिया कर रहा है वैसे ये भी कर पा रहा है। और सारे पोटेंसी अगर आप देखेंगे, इट इज नॉट मदर टिंचर, ये 6C भी 30C भी 3x भी 200 में भी कर रहा है। सिमिलरली
अगर हम एंटी प्रोलिफरेटिव एसिड, दैट इज कॉलोनी फॉर्मेशन, रोक सकता है कि नहीं, इनिबिट कर सकता है कि नहीं, अगर देखेंगे, यहाँ देखिए सॉल्वेंट कंट्रोल के साथ अगर कंपेयर करें, मदर टिंचर में हल्का फुल्का चेंज है, जो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग यहाँ पे कॉलोनीज काउंट करते हैं, एक एक कॉलोनी को काउंट करते हैं माइक्रोस्कोप से एनलार्ज करके, और फिर इसका नंबर आता है। तो यहाँ पे ये कॉलोनीज का ये नंबर है, तो ये इतना इनहिबिट नहीं कर पा रहा है। अब 200 में आप देखिए कितना खाली है, ये हम 100 सेल डाले थे, अब देखिए 100 सेल का कितना ज्यादा हो गया, सेम यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये कॉलोनी फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, बट सिर्फ मदर टिंचर और 200। बट बहुत बहुत अजीब बात है, कन्वेंशनल साइंटिस्ट को समझ नहीं आता है, वो पूछते हैं कि कंसेंट्रेशन ज्यादा से कम अगर होगा, मतलब मदर टिंचर से हायर डाइल्यूशन होगा, तो इसके रिजल्ट ग्राफ ऐसे जाना चाहिए, मतलब मदर टिंचर में सबसे ज्यादा काम होगा, उसके बाद 3x में, उसके बाद ऐसा। बट होम्योपैथी अगर आप देखिएगा मेरे सारे ग्राफ में, ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं करता है, वो हमेशा, यहाँ पे मैं अभी बताई ऑर्गेनोन में एक्सप्लेनेशन अभी इतना ज्यादा एक इसमें नहीं दे पाऊंगी, बट यहाँ पोसोलॉजी का खेल है। पोटेंसी का बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको इसको फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ जोड़ के समझना है, इसलिए मैं बोली अभी इतना नहीं समझा पाऊंगी, बिकॉज उसमें फिजिक्स भी है, उसमें केमिस्ट्री भी है। ठीक, तो ये बहुत सारे पेपर्स पब्लिश है, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा गया है कि 30C में एक अजीब कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनता है हमारे इसके अंदर, मेडिसिन के अंदर, उसमें डिफरेंस होता है बाकी पोटेंसी से। तो ये बहुत सारे पेपर्स है, डॉक्टर पापिया नंदी का है जादवपुर यूनिवर्सिटी का, उसमें बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया हुआ है। तो वही चीज बायोलॉजी में मैं दिखा सकती हूँ, फिजिक्स में मैम करी है, और केमिस्ट्री में डॉक्टर जयेश बेलारे का काम है। यही सेम चीज पोसोलॉजी का हम 3 लेवल, मेरा काम बायोलॉजी का है, तो मैं बायोलॉजी में ये चीज दिखा सकती हूँ। तो ये अल्टीमेटली घूम फिर के मल्टी साइंस इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम होम्योपैथी का पोसोलॉजी, होम्योपैथी का फिलोसफी, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, ये सब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जाते हैं इसीलिए आपको यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं दिखेगा, बिकॉज ईच पोटेंसी हैज समथिंग और द अदर, मतलब कुछ ना कुछ वो अलग करता है, जो हमारे अभी भी समझ के बाहर है। पर धीरे धीरे अभी मेरा 2-3 और काम है जिसमें हम लोग एक्सप्लेन किए कि क्यों कर रहा है। अब माइग्रेशन ऐसे में आते हैं, माइग्रेशन देखिए फाइटोलॉग का भी बहुत अच्छे से माइग्रेशन को इनिबिट कर सकता है, रोक सकता है, मतलब सेल को मूव करने से रोक सकता है। यहाँ आप इस ग्राफ को देखेंगे और इस रेड लाइन के गैप को देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा सारे कितना ज्यादा गैप है। सो बेसिकली जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन सेल को माइग्रेशन करने से रोकता है, साइटोटॉक्सिक हो ना हो। इसीलिए एड ऑन या कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के हिसाब से हमारे मेडिसिन होम्योपैथी यूज होना चाहिए, कि आप अपने साइटोटॉक्सिसिटी से, एलोपैथिक साइटोटॉक्सिसिटी से आप कैंसर सेल को मारो, और हम उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं दें। सिमिलरली स्क्रॉफ नोडोसा, अब स्क्रॉफ नोडोसा पे आते हैं, यहाँ पे भी बहुत अच्छा सेल वायबिलिटी पे इफेक्ट, मतलब साइटोटॉक्सिसिटी है, आप देख सकते हैं कंपेयर टू कंट्रोल एंड सॉल्वेंट कंट्रोल। ये भी हार्मोन पॉजिटिव जो मैंने बताया ब्रेस्ट कैंसर, ये उसका है रिजल्ट। सिमिलरली, क्या टाइम हो गया, ओके 15 मिनट है। सो सिमिलरली ये यहाँ पे आप देखिए स्क्रॉफ नोडोसा में, मदर टिंचर में ये कॉलोनी बिल्कुल ये दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, बहुत हल्का, आपको नहीं दिख रहा होगा, पर मुझे मेरे स्क्रीन में हल्का हल्का बस 5-6 कॉलोनी है। ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा है ग्राफ में, ये खाली कर देता है। सो स्क्रॉफ नोडोसा का मदर टिंचर जो है कैन डू दिस एंटी प्रोलिफरेटिव इफेक्ट, और यहाँ पे इनमें से किसी में नहीं है, 60, 30C, 200 से। सिमिलरली माइग्रेशन में आप देखिए स्क्रॉफ नोडोसा मदर टिंचर और 3x में माइग्रेशन रोक रहा है, ये मदर टिंचर और 3x, और बाकी में नहीं रोक रहा है, उतना खास नहीं रोक रहा। सो अभी देखिए जिसका माइग्रेशन में इफेक्ट है उसका प्लॉट, तो
यहाँ से भी अगर आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि यहाँ भी इंडिविजुअलाइजेशन होता है, मतलब कहीं ना कहीं पैथोलॉजी से भी इंडिविजुअलाइजेशन होता है। हर सेल, हर मॉलिक्यूल्स का इंडिविजुअलाइजेशन होता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो हैनीमैन नॉलेज ऑफ फिजिशियन बोले हैं ना, फर्स्ट फर्स्ट क्या बोलते हैं, सबसे पहले नॉलेज ऑफ डिजीज, दैट मीन्स डायग्नोसिस, उसके बाद नॉलेज ऑफ मेडिसिन, मेट्रोमेडिका बाद में आता है, और फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिजीज नॉलेज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग पहले डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं, वो चीज आपको ये सेल कल्चर में दिख रहा है। अच्छा, और MD MB 231 मतलब ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर के मैं सारे रिजल्ट्स नहीं दिखाऊंगी, बहुत रिजल्ट है, 1 घंटे में होगा नहीं। तो मैंने कंसाइज करके सिर्फ माइग्रेशन ऐसे का मैं आपको रिजल्ट्स दिखा रही हूँ चारों मेडिसिन का। ये ट्रिपल नेगेटिव, अगर अगर इसका जिस्ट बताएं, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में ये देखिए 30 to 100 सारे, मदर टिंचर 3x, सारे सारे मेडिसिन का इफेक्ट माइग्रेशन ऐसे पे है। मतलब वो माइग्रेशन को रोकता है, सेल का मेटास्टेसिस रोक रहा है। तो इसीलिए ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में जहां हार्श ट्रीटमेंट हो रहा है, ट्रीटमेंट हो गया, अगर उसका मेटास्टेसिस को रोकने के लिए अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करें, अगेन सिम्टोमेटोलॉजी के ऊपर, बिकॉज ये सब में काम हो रहा है, तो हम इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो कंक्लूजन में साथ साथ ही एक्चुअली बोल दी हूँ। सो माय एक्नॉलेजमेंट, ये मेरे कोलैबोरेटर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से। तो मेरा जो अभी काम है वो मॉलिक्यूलर मेडिसिन का भी है, और अभी ट्रांसलेशन रिसर्च अभी भोपाल एम्स में डॉक्टर नेहा आर्या है, मेरी PhD स्कॉलर है, बिंदु कौशिक उनके को गाइड भी है। तो हमारा कोलैबोरेशन में स्टेम सेल का काम चल रहा है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में डॉक्टर प्रियंका और डॉक्टर अभिषेक सेनगुप्ता एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में है, ये मेरे को बायो इन्फॉर्मेटिक्स और उसमें काफी हेल्प करते हैं, मतलब हम कोलैबोरेट करते हैं, बिकॉज उनको होम्योपैथी नहीं पता और मुझे होम्योपैथी और साइंस दोनों पता है। तो हम बहुत अच्छे से कोलैबोरेट करके बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग काम करते हैं। वो धीरे धीरे और आपको पब्लिकेशंस आएंगे, पता चलेगा। डॉक्टर नितिन शर्मा है फार्मेसी के, उनके साथ मेरा एनिमल मॉडल पे काम चल रहा है। डॉक्टर रानू नायक है नैनो टेक्नोलॉजी के, उनके यहाँ हम लोग कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, नैनो नैनो इनकैप्सुलेशन करके। तो बहुत सारा काम चल रहा है। और जैसे मैंने अभी बताया, आई एम वेरी थैंकफुल टू द फंडिंग एजेंसीज लाइक SBL प्राइवेट लिमिटेड, जो ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च का जो भी पूरा फंड उन्होंने किया है, और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, उन्होंने मुझे फंड किया। अभी सर्वाइकल कैंसर जो मेरा अभी काम शुरू है अक्टूबर से, वो भी 3 साल का प्रोजेक्ट है। ये मेरे PhD स्कॉलर्स हैं, बिंदु, ये बिंदु है, ये पल्लवी है, और ये सोनाक्षी है। ये सारा काम करते हैं, इनको मैंने सिखाया। ये कोई भी होम्योपैथ नहीं है, पर ये होम्योपैथी से बहुत ही प्रभावित है, क्योंकि उन्होंने सेल लाइन पे देखा कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे काम करता है। और ये सारे बायोटेक्नोलॉजी से MSc हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट इनका बायोटेक्नोलॉजी से है, पर ये काम पूरा होम्योपैथी का सीख रहे और कर रहे हैं। ये मेरे रिव्यू, प्रोजेक्ट रिव्यू के लिए आए थे SBL, ये डॉक्टर मंजू है, ये सारे सब लोग आए थे। और ये मेरे प्रोजेक्ट असिस्टेंट है जो अभी बताया, JRF और स्कॉलर। ये CCRH के टीम आए थे हमारा रिव्यू करने अभी जस्ट 2 महीना पहले, कि हमारा कितना काम आगे बढ़ा। डॉक्टर प्रीथा है, डॉक्टर शाहजी है, ये मेरे कोलैबोरेटर हैं। ये DDG है डॉक्टर राम टेके। तो ये डॉक्टर BC दास है जो मेरे को गाइड रहे, और अभी मेरे प्रोजेक्ट में अभी को PI है। मैं PI हूँ, प्रोजेक्ट मैंने PI हूँ, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, और सर मेरे को इन्वेस्टिगेटर है। तो ये मेरा पूरा लैब है जहाँ पे सिर्फ 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 होम्योपैथिक रिसर्च होता है। So I always say that I do not put science into homeopathy. I bring out the science of homeopathy. हम जबरदस्ती होम्योपैथिक मेडिसिन में ना साइंस, साइंटिफिक प्रोटोकॉल नहीं डालते। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी तो आपको समझ में आएगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन सारे डाइल्यूशंस हैं, है ना, पोटेंटाइज्ड, हाईली डाइल्यूशन, उसका
उसको आप कंसंट्रेशन उसका नहीं निकाल सकते। बट जो साइंटिस्ट होते हैं उनके उनके मेथोडोलॉजी होता है कंसंट्रेशन निकालो और फिर उसको मेडिसिन को डोज करो, विच इज सो रॉन्ग। तो मैंने पब्लिश किया है, मेरा होम्योपैथी में पब्लिकेशन है, होम्योपैथी मीन्स होम्योपैथिक जर्नल में हमने प्रोटोकॉल पब्लिश कर दिया है कि ऐसे करना है होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज अगर आप सेल लाइन में काम करना चाहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट माय वर्क, थैंक यू। अब मैं क्वेश्चन के लिए प्लीज रेडी हूँ। हेलो डॉक्टर श्रुति, आई होप आई वॉज ऑडिबल। बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। हाँ और जी। सुना हम लोगों ने सभी ने सुना आपकी पूरा अच्छा अथी अच्छा, को, मेरे को लगा बिल्कुल प्रेजेंटेशन को भी। आवाज नहीं आ रही, मुझे लगा मैं बोले जा रही थी। नहीं, एक चैट बॉक्स में है मैडम, एलएम अच्छा पोटेंसी अच्छा। इन ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा मैं एक मिनट देखती हूँ। एलएम पोटेंसी सर, मैं हूँ, मेरा क्लिनिक, ये मेरा क्लिनिक है जहाँ आप देख रहे हो। क्लिनिक में मैं एलएम पोटेंसी यूज करती हूँ, बट अभी तक मैंने सेल कल्चर में एलएम पोटेंसी नहीं यूज किया, क्योंकि क्रूड से शुरू की हूँ, इसीलिए देखिए हर हर उसमें मेरा मदर टिंचर से शुरू है। बिकॉज साइंटिफिसिटी प्रूव करने के लिए हमें शुरू, साइंटिस्ट को समझाने के लिए साइंटिस्ट के भाषा में समझाना है। अगर मैं जैसे इस लेक्चर को मैं बांग्ला में देती तो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आता है। जैसे बीच बीच में मैं इंग्लिश हिंदी का आज लेक्चर था, मैं इंग्लिश बोल जा रही थी, तो मुझे वापस रिकंसाइल करना पड़ रहा था कि नहीं नहीं मुझे आज हिंदी में बोलना है। तो यही चीज हमारे इसके लिए एप्लीकेबल होता है रिसर्च में। अगर मैं अपने भाषा में उनको समझाऊं, उनको नहीं समझ आएगा, उनको उनके भाषा में समझाना है। बट इसका मतलब ये नहीं है उनके भाषा में समझाने के लिए मैं, वही मेरा लास्ट स्लाइड था, आई डू नॉट पुट साइंस इनटू होम्योपैथी। मैं उनके भाषा में हमारा भाषा समझाती। तो दिस इज बेसिक। तो इसीलिए एलएम पोटेंसी तक मैं अभी नहीं पहुंची हूँ। अभी इतना काम होता है, इतना एक्सपेंसिव काम होता है, तो मैं प्रिलिमिनरी अभी ये सारे सेंटिसिमल में काम कर रही हूँ। डेफिनेटली 50 मिलीसिमल में क्या होता है मेरे को देखना है, क्योंकि मेरे क्लिनिक में मैं 50 मिलीसिमल यूज करी और उसमें मेरे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली मेरा इंक्विजिटिवनेस आपके तरह ही है कि कैसे काम करता है। हैव यू ट्राइड ड्रग ऑफ हिंदुस्तान इन एनी वे? ड्रग्स, सॉरी मैं समझ नहीं पाई, ड्रग ऑफ ड्रग ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मतलब आप उस किताब के बारे में बोल रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे हिंदुस्तान वाले ड्रग है, उसमें मैं सर्वाइकल कैंसर ब्रेस्ट कैंसर दोनों में यूज कर रही हूँ। वो रेयर मेडिसिन मैं यहाँ पे नहीं देखी हूँ, दिखाई हूँ, बिकॉज जब तक पब्लिकेशन नहीं हो जाएगा तो रिसर्च में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पहले पब्लिश करो उसके बाद बोलो। मैंने काम किया, वैसे आपका आंसर जो है, मैंने काम किया है, इंडियन इंडियन रेमेडीज पे मैं काम किया हूँ और उसके बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स है। ये जो मैंने दिखाया इससे भी अच्छे रिजल्ट्स। होपफुली मेरा नेक्स्ट 5-6 महीने में पब्लिकेशन आ जाएगा, तो डेफिनेटली आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस। एंड माइंड रूब्रिक्स इन ब्रेस्ट कैंसर, सर मेरा सेल कल्चर पे काम है। तो सेल कल्चर पे तो माइंड नहीं होता है, बट देन क्लिनिकल एक्सपीरियंस मैं आपको बता सकती हूँ। माइंड का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, मेरे बहुत सारे प्रेस्क्रिप्शन में माइंड ही ने निकाला कैंसर। फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं, मैं आपको एक ओवरियन कैंसर का केस बता सकती हूँ। एक लेडी का, उनका ओवरियन कैंसर था और ओफोरेक्टोमी हो चुका था, और वो हॉस्पिटल से भाग के आई थी क्योंकि उसको केमोथेरेपी नहीं लेना था। और ये मैं कह रही हूँ लगभग 10-15 साल, 10-12 साल पहले की बात है। तो उनको नहीं लेना था केमोथेरेपी, और बस उसका कंसर्न था कि मुझे रिलैप्स ना हो, मुझे केमोथेरेपी के जगह आप होम्योपैथी का कुछ करो कि मुझे दोबारा कैंसर ना हो। पर उसका सर्जरी हो चुका था। तो मैं हिस्ट्री जब ली थी सर, हिस्ट्री लेते हुए मुझे ये मिला जब उनका पोता का डेथ हो गया था, उसके थोड़े दिन बाद से उसको शुरू हुआ था। बहुत सारे और भी सिम्टम है, सिर्फ ये नहीं है। आप मेंटल बोले हो तो मैं इसलिए सिर्फ ये सिम्टम दे रही हूँ।
उसके कुछ दिन मतलब कुछ महीनों बाद से उसका सिम्टम आया था, और फिर ये तो सर मैंने दिया था इग्निशिया, मेरा इग्निशिया 7 साल उसको जिंदा रखा था, एलएम पोटेंसी। बट प्रॉब्लम हुआ था जब होता है ना पेशेंट थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं, और वो बहुत अच्छी थी, ठीक मतलब बहुत अच्छी थी, वो हाथरस से पेशेंट आती थी, और वो पेशेंट घर जा जाके ना वो कीर्तन वीर्तन करने चली जाती थी। पर अनफॉर्चुनेटली कोविड का टाइम आया, मेडिसिन ठीक ठाक मिला नहीं, और उन्होंने कुछ और भी कुछ गड़बड़ किया होगा, तो वो उनका एक थोड़ा सा रिलैप्स हुआ, फिर देन कोविड के वजह से उनके पास मेडिसिन पहुंची नहीं, और मैं वीडियो कॉल करते करते मैंने उसको, वी लॉस्ट हर। तो बट देन 7 years विदाउट एनी रिलैप्स, नथिंग, इनिशिया बचा के रखा। तो ये इंटीग्रेशन है एक्चुअली साइंस और क्लिनिक्स का। अगर हम सिर्फ क्लिनिक, मैं ये नहीं कहूंगी बिकॉज सब लोग, आप लोग क्लिनिक करते हैं, बट हाँ क्लिनिक करते हुए अगर थोड़ा सा साइंस, मतलब जैसे मैं करूं, मैं आपको समझाऊं और आप उसमें से ले लो, बहुत फर्क पड़ता है। और सेम चीज क्लिनिकल एक्सपीरियंस मेरा, जो भी ये जो भी मैं स्टडी करती हूँ, क्लिनिकल जो एक्सपीरियंस है उसको ही मैं सेल कल्चर पे ले जाती हूँ। आई थिंक और कोई चैट बॉक्स। हाँ जी सर। आह, चलिए, बहुत बहुत बधाई हो डॉक्टर नीलांजना बसु। थैंक यू बहुत सो अच्छा मच सर। आपने रिसर्च वर्क बताए और स्तन कैंसर के लिए जो बताए। और कुछ लोग पूछे, माइंड माइंड ही तो है बीमारी का मेन कॉज ऑफ डिजीज, माइंड है ना। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथिक साइंस, एफ्रोजिम क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, इंडिस्पोजिशन है ना, मेंटेनेंस कॉज ऑफ डिजीज एंड डायनेमिक डिजीज, डायनेमिक सोरा साइकोटिक एंड सिफिलिटिक है ना। तो क्रोनिक डिजीज तो माइंड से ही आता है। अब बिल्कुल सर। ट्रीटमेंट, हाँ ट्रीटमेंट अलग अलग एंगल ऑफ ट्रीटमेंट है। देयर आर थ्री एंगल ऑफ ट्रीटमेंट। सिम्टोलॉजिकल एंगल, द बेस्ट एंगल, इजी एंगल, सिम्टम लेते हैं और दवाई देते हैं। म्याजमेटिकल एंगल, बिना म्याजमेटिकल एंगल का हम क्रोनिक बीमारी को नहीं ठीक कर सकते हैं, है ना। सर यही यही माइजम एक्चुअली एपिजेनेटिक्स है। हाँ हम माइजम बोल हाँ, रहे हैं, यस यस, वो एपिजेनेटिक्स हाँ बोल रहे हैं। तो मैंने वही बोला ना, हाँ। अगर हम दिखा सकते हैं, जैसे मेरा नेक्स्ट काम यही है, नहीं, आप मैं एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन दिखा सकती हूँ हमारे सेल्फ में आप आप अभी होम्योपैथिक रिसर्च मेडिसिन वर्क देने के बाद। किए, आप रिसर्च वर्क किए, वो पैथोलॉजिकल एंगल है बिल्कुल। ना? तो पैथोलॉजिकल एंगल, इट इज वेरी फास्ट एंगल। उसको हम रिसर्च वर्क करके और तब ट्रीटमेंट करेंगे, है ना। तो होम्योपैथिक तो बहुत ऐसा, हैंडमैन साहब ऐसा पैथी दिए हैं कि सभी एंगल से ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप, बिल्कुल है ना। सर। ऐसा पैथी, और खास करके हमारे अदर पैथी के चलते ना होम्योपैथी आया है। होम्योपैथी इसीलिए बिल्कुल आया है। तो मेन कॉज ऑफ डिजीज माइंड, माइंड से ही बीमारी होता है। हमारा शास्त्र भी कहता है, सुनो होता तो मानस रोगा दिनते दुख पावई सब लोग, मोह सकल व्याधि बिल्कुल सर। कर मूला तिनते पुण्य बुझहि पहुसूला, काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पित छाती जारा। माइंड है, लोभी प्रवृत्ति माइंड है, एंगर प्रवृत्ति माइंड है, जिलियस प्रवृत्ति माइंड है ना। माइंड में सिम्टम है। पर सुख दे की जननी सोच है, पुष्ट दुष्टा मन कटुलाई। थैंक जी, यू हमारा सर। समय समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। थैंक यू और डॉक्टर श्रुति। एक क्वेश्चन है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। हम्म। इफ योर फाइंडिंग ऑन साइटोटॉक्सिटी replicated in actual patient, if yes please share। सो हम लोग इसको यस, मैं यस बोल देती हूँ, बाकी सर को मैं पर्सनली बता दूंगी, जो नीरज सर है।
और है, जरूर है साइटोटॉक्सिक। मैं वही कह रही हूँ, मैं क्लिनिक्स और इसको मैं अभी इस वाले लेक्चर में मैंने वो नहीं किया है, बताया नहीं, बट अदरवाइज मैंने अभी बताया रिवर्स ट्रांसलेशन। मींस जो मेरा लैब में रिजल्ट है उसको मैं क्लिनिक में ट्रांसलेट करके बहुत सारे पेशेंट का मेरा फायदा हुआ। वो फिर किसी और लेक्चर में हम कर सकते हैं जहां मैं ट्रांसलेशन वाला बात बोलूंगी। यस बट मैम, आप डेफिनेटली इट हेल्प्स। टाइम निकाल के जरूर हमारे साथ जुड़िएगा और इस पे भी अपना ये लेक्चर दीजिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। सो आपको पूरे IFPH टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि थैंक यू, आपने अपने थैंक यू। समय में से कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ शेयर किया। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी पार्टिसिपेंट। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सानी सर को भी, कि उन्होंने मुझे बोला कि आपको 2 जुलाई लेक्चर देना है, तो मैंने बोला बिल्कुल दूंगी। 2 जुलाई में मैं ना नहीं बोलूंगी। थैंक ठीक यू है, सो थैंक मच यू डॉक्टर श्री, थैंक यू मैम। सर। इसी के साथ हमारा हिंदी सेशन का समय समाप्त होता है। मैं ये सेशन इंग्लिश सेशन को हैंड ओवर करती हूँ। ओवर टू दानिश सर।